अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में नाज़रीन आज सबसे पहले बात होगी हुकूमत का नया लंदन प्लान, क्या सियासी खिचड़ी पक रही है और हुक्मरानों की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान को चला कौन रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे खित्ते में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल की, पाकिस्तान के फैसले करने वाले कौन है और कहां है। कहीं अमेरिका उभरते हुए चाइना से घबरा तो नहीं रहा और उसके गिर्द घेरा तो नहीं तंग कर रहा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी 2 हफ्ते के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज से शुरू हो गया। नाज़रीन इस वक्त खित्ते में तेजी से सूरत हाल तब्दील हो रही है और इसकी संगीनी को सरफे नजर किए हुए हमारे हुक्मरान, हमारे आला क़यादत जो है वो लंदन में मौजूद है अपने अपने मुफादात के लिए और शायद अपनी कुर्सी के बचाव के लिए भी। मुल्क की सियासी फजा में इस वक्त पनामा लीक्स की गूंज रही है और पाकिस्तान को कौन चला रहा है, हर कोई यही सवाल कर रहा है और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दरपर्दा कुछ राब्ते भी हो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोज़स पैनल का तारुफ करा दूं, अयाज अमीर साहब और डॉक्टर फरूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हम कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि 3 बड़े कायदीन जो है वो बैठे हुए हैं लंदन में, लेकिन मेरा अहम सवाल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी संगीन है। सबसे पहले अयाज साहब ने सवाल उठाया था कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। जी, तो अब ये बताएं कि वजीर आजम साहब को इस चीज का कोई ख्याल नहीं है कि ड्रोन अटैक हो रहे हैं, अमेरिका इंतबाह दे रहा है, अब सोचिए उधर राब्ते हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान और भारत, इंडिया भारत और अफगानिस्तान के तजारती मुआहदे। जिन संगीन हालात से मुल्क इस वक्त गुजर रहा है, मतलब पहला ड्रोन हमला बलूचिस्तान की तारीख में वो हुआ। उसके बाद हमारे तीनों हमसाया मुल्क जो हैं वो इकट्ठे मिल बैठे हैं और वहाँ पे वो चाबहार की बात हो रही है। अफ़गानिस्तान के सदर वहाँ बैठे हैं, ईरान के सदर बैठे हैं और मोदी साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए। अमेरिका ने कहा कि हम आपको F-16 नहीं दे रहे। अच्छा, बजट सर पे मतलब बजट को कुछ हफ्ते रह गए हैं बाकी, और हमारे लीडरान मालूम नहीं, जैसे आपने कहा कि हमें ये तो पता है कि वो लंदन में है, लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं ये जानने की बात है। अयाज साहब, मैं 2013 के इलेक्शन के नताइज देख रहा था, उसमें कोई 1 करोड़ 48 लाख वोट PMLN को पड़े नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, कोई 59 लाख जरदारी साहब के पास, वो भी बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं। 14 लाख वोट जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को पड़े, वो भी बाहर हैं। MKM की लीडरशिप बाहर है, 24 लाख वोट वो ले गए। तो इस वक्त कोई 60 से 65% वोट जो लोग लेके आए थे, जो हमारी मुंतखब लीडर थे, वो इस वक्त मुल्क में नहीं है। यानी कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है हमारे नुमाइंदगान की, वो इस वक्त मुल्क से बाहर है और मुल्क के ऊपर इतनी संगीन हालात पड़े हैं जो मुझे याद नहीं आता कि हमारी तारीख में, रीसेंट तारीख में इतने संगीन हुए हों कभी। भैया साहब, इंटरेस्ट तो पता चल गया वजीर आजम साहब का, आपने कल भी बड़ी अहम बातें की थी, आज भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अब जो है हालात। देखिए, उनका आप प्रॉब्लम तो समझे ना वजीर आजम साहब का, उनको एक वायरस ने अटैक किया हुआ है, उसका वो लाहक हैं जिसका अभी तक वो इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। लंदन वो जा रहे हैं, एक दफ़ा गए हैं, दूसरी दफ़ा गए हैं, उस बीमारी के लिए उनको इलाज मैसर नहीं आ रहा। सर, वो डॉक्टर जरदारी साहब के पास इलाज है, वो समझते वो मेरे ख्याल अखबारों में है, लेकिन उनके पास भी नहीं है। और वो जो पनामा वायरस है उसके लिए वो ढूंढ रहे हैं, नहीं है। और जब तक ये मजाक में मैं नहीं कह रहा, जब तक ये जो है बीमारी लाहक रहेगी, वो एक किस्म के इनकैपेसिटेटेड है, वो अपनी तवज्जो ध्यान अमूरे ममलिकत की तरफ दे ही नहीं पा रहे। यहाँ भी हैं, पाकिस्तान में भी जब होते हैं, या अपने ख़ानदान की दिफा, या हमारे साथ क्या ज़्यादतियाँ हुई 70 में और 75 में और पता नहीं कब, या हमारी कितनी सलाहियत है और हम तो हमेशा ही मालदार थे, या इमरान खान उनके हिसाब पे चढ़ा हुआ है। वो जब जलसों पे भी जाते हैं, आप देख लें, शुरू इमरान खान से होता है, इख्तिताम इमरान खान से वो होता है। DI खान वगैरह वो कभी गए नहीं थे, मौलाना साहब चाहते थे कि वो जाएं वहाँ पे। भला हो पनामा लीक्स का कि 2 दौरे वहाँ पे कराए हैं, कोई एयरपोर्ट का भी ऐलान कराए हैं, कोई यूनिवर्सिटी का भी ऐलान कराए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ पे आस्तीने वो कर करके। और सर, आज अमेरिकन एम्बेसडर भी मिलने गए हैं, तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ चले गए। सर देखिए, तमाम सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, सिविलियन गवर्नमेंट की कैपेसिटी है। देखिए, मान लिया डॉक्टर साहब कि फ़ौजी जो हैं
सिविलियंस को काम नहीं करने देते, वो थोड़ा हावी हो जाते हैं, ये पर इनकी हमारे सिविलियन हुक्मरानों की आप सलाहियतें तो आप देखें, फौजियों से वो बात कर नहीं पाते। अब मैं ये कई दफ़ा कहने की, समझाने की कोशिश अपने दोस्तों को करता हूँ कि PMLN की क़यादत जो है, जिस तरीके से फ़ौज के साथ बात करनी चाहिए, सवाए फ़ोटो ऑप्स के, सवाए समोसे और सैंडविचेस खाने के, सवाए वहाँ पे वो जो फ़ोटो आ जाती है, वो इस किस्म की बात नहीं कर सकते कि हाँ जनरल साहब बताइए ये अंगूर अड्डे का मसला क्या है, ये जो आपने अफ़गानिस्तान को दे दिया है ये हमारा था या उनका था? अगर उनका था तो इतनी देर आपने अपने पास क्यों रखा? और अगर आपने ये करना था तो हमसे आप पूछ नहीं सकते थे, हम भी कुछ इसमें इनपुट देते। तो शाजिया ने शुरू में कहा कि ज़ाती मुफादात, उसके ऊपर पार्टी मुफादात और फिर कौमी मुफादात। जब तक आप इंस्टीट्यूशनलाइज किस्म की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, आपकी सियासी जमातें जो हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, तो फिर ज़ाती मुफादात पहले नंबर पे आते हैं, उसके बाद फिर आपके पार्टी के मुफादात और तीसरे नंबर पे फिर आपके कौमी मुफादात आएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, आप भला डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करें, मुगल एम्पायर जो थी वो भी जो 6 बड़े बादशाह थे जिन्होंने वो आप में कोई सलाहियत हो तो भले बादशाह आप बन जाएं। सर मुगलों ने भी कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, मुगल भी अपने बड़े बड़े महल बनाते रहे, कोई बीवियों की शान में बनाते रहे। वो और बहस, उसके बारे में हम बहस कर सकते हैं। 200 साल उन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। 30 साल तो इधर भी हो गए, 30 साल तो इधर भी हो गए। 30 साल तो बात ये है कि अगर आप में सलाहियत हो तो भले आप डिक्टेटर हों, भले आप बादशाह हों, भले आप अमीर दुबई या अमीर कतर हों, वो कुछ तो आप दिखाएं। दुबई जो है डेमोक्रेसी नहीं है, दुबई में तेल कोई नहीं है, लेकिन वहाँ की रूलिंग फैमिली ने, मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप ऐसी रूलिंग फैमिली पाकिस्तान में आप बिठा दें, पर उन्होंने वो रेत को पता नहीं कहाँ से पानी लगा लगा के एक फाइनेंशियल सेंटर बना दिया है। एक फाइनेंशियल सेंटर लंदन है और इस रूलिंग फैमिली ने, दुबई की रूलिंग फैमिली ने इसको यहाँ पे बना दिया है, जहाँ पे ना कोई रहने का सामान था ना कुछ है दुनिया। और कम से कम पाकिस्तानी प्रिविलेजेंसिया जो है, अशराफिया जो है, वो तो अब दुबई के बगैर रह ही नहीं सकती। जायदादें यहाँ पे इतनी वो उनके दिल के करीब नहीं लगती जितनी जब तक पहले था कि जी कौन है रईस जिसकी गुलबर्ग में कोठी हो या यहाँ DHA में हो। अब तो जब तक आपके पास दुबई में ना हो तो आप रईस कहला ही नहीं सकते। एक दफा दोबारा वो रिवर्स हो रहा है दुबई में, क्योंकि मार्केटें बहुत डाउन हैं, तो कराची वालों ने दुबई में प्रॉपर्टीज बहुत सारी बेच के पैसा वापस कराची लाए और कराची की कीमतें आपने देखा कि बड़ी तेजी से बढ़ रही। लेकिन सर ज़ाती मुफादात और आपके कौमी मुफादात, जब आप पार्टी के, जब आप एक इलेक्शन जीत के मुंतखब दफ्तर में आके बैठ जाते हैं तो फिर आपके ज़ाती मुफादात के दरमियान एक फायर वॉल होनी चाहिए। आप कारोबार भी साथ करते रहे, साथ मुंतखब दफ्तर में भी बैठे हुए हैं और असासाजात आपके सारे मुल्क से बाहर हैं। ज़ाती मुफाद पे बात करेंगे, यहाँ ब्रेक लेना जरूरी। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, उसके बाद इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम में ब्रेक लेने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त 3 बड़े कायदीन जो हैं वो नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और यकीनन कुछ ना कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है, और वो सियासी खिचड़ी पक रही है अपने अपने मफादात के लिए। अल्ताफ हुसैन साहब भी उधर ही हैं, वो बेचारे तो अब आराम फरमा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा है। 4 बड़े लीडरान वहाँ पे हैं। आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले ज़ाती मफादात के ऊपर। देखिए वो जो पार्लिमानी जमहूरियत, जमहूरी ममालिक हैं एडवांस किस्म के, वहाँ पे जब आप अपना कारोबार कर रहे हैं और एक मुंतखब दफ्तर में इलेक्ट होकर चले जाते हैं तो आपको मुकम्मल किनारा कशी करनी पड़ती है अपने कारोबार से। एक फायर वॉल लगा देते हैं, आप अपने कारोबार फिर नहीं चला सकते हैं, आप सिर्फ हुकूमती कारोबार जो है उसके आप वाली वारिस हो जाते हैं। हमारे यहाँ ना तो कानून में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई लेजिस्लेशन है, हमारे यहाँ कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि जो कुछ इस वक्त हमारे हुक्मरान कर रहे हैं वो रियली कानून की खिलाफ वर्जी कहीं से नहीं बनती है। वो अपना कारोबार भी साथ चलाते रहते हैं, बल्कि उनका कारोबार चमकता ही उस वक्त है जब वो हुकूमत में आते हैं। तो ये ऐसा मामला जो है वो होना नहीं चाहिए। चले, इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ लंदन में मौजूद हैं गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा, वैसे तो नवाज शरीफ साहब तिब्बी मुआयने के लिए गए,
मगर अपनी अहलिया के साथ और अपने बेटों के साथ वो रेस्टोरेंट में भी पाए जाते हैं। पहली बार मुआयना करने गए थे तो वो शॉपिंग कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान भी, ये दरपरदा राब्ते हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आज वैसे वो फिर हॉस्पिटल में गए थे अपने चेकअप के लिए, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक पसे पर्दा जो है वो आसिफ अली जरदारी से जो मुलाकात की कोशिशें हैं वो मुश्तरका दोस्त अभी तक कोशिशों में लगे हुए हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की ये यस्टरडे जो है वो मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी से, और उन्होंने इस हवाले से इनिशियल बातचीत जरदारी साहब से की थी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए। उसके बाद जो है वो आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा लंदन के अंदर मौजूद हैं उनसे बातचीत की, और अभी तक जो है वो फैसला नहीं कर पा रहे शायद जरदारी साहब कि वो किन शराइत के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ से बातचीत की जाए, क्योंकि मुश्तरका जो है वो कल भी और आज हमारी इत्तला के मुताबिक आज भी जो है वो चर्चिल होटल के अंदर आकर उनसे जो है वो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, जो कि शायद शराइत तय करे हैं किन शराइत के ऊपर बातचीत की जाए। जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ की बातचीत हो तो वहां पर जो है वो किन बातों पर जो है वो एग्रीमेंट किया जाए, क्योंकि इस वक्त भी जो गुलाम हुसैन साहब, पाकिस्तान में जो खबरें पहुंच रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जरदारी साहब शायद लेन देन के लिए तैयार हैं और वो मांग रहे हैं कि सिंध में ज़रा आप अपना हाथ हल्का कर लें तो फिर मैं मशवरा करता हूँ, कुछ लेन देन के लिए तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा है, ये बिल्कुल तैयारी हो रही है। और पीपल्स पार्टी के जो पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो दूसरे रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो आसिफ अली जरदारी पर ये दबाव है कि वो आप इन शराइत के ऊपर बात करें, क्योंकि उसमें जो अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आने वाले हैं उसका भी बड़ा अहम रोल है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो पीटीआई जो है वो जोर पकड़ रही है और पीपल्स पार्टी को वहाँ पर भी खतरात महसूस हो रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ सीटों पर जो है वो ऐसी एडजस्टमेंट ना की मुस्लिम लीग नून से, तो शायद आज़ाद कश्मीर भी जो है वो उसकी सियासत भी जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए ये भी हैं, और जो करप्शन के केसेस जो हैं वो आसम साहब हैं और भी लोगों पर जो चल रहे हैं उसके हवाले से भी जो है वो मुस्लिम लीग नून पर ज़्यादा दबाव और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो है वो जब वो मियां नवाज शरीफ से बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो हैं वो मनवा सके। इसी वजह से जो है गुलाम हुसैन साहब, ये बताइए क्या ये दुरुस्त है कि आसिफ अली जरदारी साहब और वजीर आजम साहब सिर्फ 3 मिनट की वॉक से एक दूसरे के डिस्टेंस में हैं? जी बिल्कुल, ये जो 3 मिनट की डिस्टेंस पर जो घर है आसिफ अली जरदारी का वो अपना नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के मरूफ एक सेनेटर हैं, ये उनका फ्लैट है पार्क लेन के अंदर, जो कि मियां नवाज शरीफ घर से बिल्कुल 3 से 4 मिनट की दूरी पर है। और अगर जब आसिफ अली जरदारी कोई खुफिया मुलाकात या किसी से ऐसी मेल मुलाकात करते हैं जो वो चाहते हैं कि मीडिया को पता ना चले, तो वो बिल्कुल ऐसे ही घरों में करते हैं जिसका कि मीडिया के लोगों को या जो है वो दूसरे अदारों के लोगों को ऐसे घरों तक एक्सेस नहीं होती, क्योंकि जो वैसे आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब एक बहुत बड़ा इनके साबिक वजीर हैं जाकरानी, उनका विला है जहां पर उन्होंने मुश्किल रहायश इख्तियार की हुई है, लेकिन जब उन्होंने मुलाकातें करनी होती हैं तो वो बिल्कुल ऐसे खुफिया मकामात पर करते हैं जिसका जो है वो ज्यादा चर्चा ना हो। जी चांडियो साहब ने, गुलाम हुसैन साहब, तो चांडियो साहब ने अभी कहा है कि मुलाकात हो भी सकती है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपके बारे में बताया कि मुलाकात में सिर्फ रुकावट अगर कोई बात है तो वो ठीक है। गुलाम हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार सब मुलाकात हो भी जाए तो उसका नतीजा क्या बन सकता है? नवाज शरीफ साहब के पास ऐसा कौन सा मवाद है जो वो जरदारी साहब को दे सकते हैं, या जरदारी साहब के पास ऐसी कौन सी अशिया हैं जो वो ट्रेड कर सकते हैं कि उनको कुछ सहूलत मिल जाएगी? नहीं, जरदारी साहब कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है जारहाना रवैया पैनामा गेट से उससे दस्तबरदार हो जाए, फिर से पार्लियामेंट में स्पीचेस दें, नरम गोशा और नरम रवैया रखें। ये जो पार्लिमानी कमेटी बनी है, नवाज शरीफ साहब उसके एवज क्या कुछ नहीं दे सकते, सिंध में कुछ नहीं दे सकते, सिंध में वो चला ही नहीं रहे हैं, उनका अमल दखल ही नहीं है सिंध में। मतलब डॉक्टर आसिम के हवाले से कुछ नहीं मिल सकता, कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, के हवाले से कुछ करने वाले और हैं, करने वाले और हैं वहाँ पे। सिंध के हालात जो हैं, कराची के हालात जो हैं, कोई और चला रहा है। जरदारी साहब के लिए ये निरा जो है घाटे का सौदा है। उनसे मिलेंगे, एक दफ़ा आ जाए, फोटोज आ जाए, टीवी आ जाए, तो फिर लोग कहेंगे देखें जी ये मुकमुका फिर हो रहा है। और जो रही सही थोड़ी बहुत ही जो बात पीपल्स पार्टी की बन गई थी अभी बिलावल भुट्टो के कुछ तकरीरों की वजह से कि जो मोदी का यार है वो ये करे और वो करे, वो भी सारा चलता
हो जाएगा। तो सर ये लेन देन की जो बात होती है, आपका कहना है कि ना नवाज शरीफ साहब के पास कुछ देने के लिए है ना उनके पास कुछ लेने के लिए, एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते। जरदारी साहब मदद कर सकते हैं, तो किसी चीज के इव्स करेंगे ना, वो भी तो कुछ मांगेंगे उसके इव्स। देखिए जब उन्होंने धरने के लिए किया था, जमहूरियत का वो परचम लेके लहराने लग पड़े थे और वो गवर्नमेंट की ये सपोर्ट। तो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं लेकिन कि जमहूरियत खतरे में तो सियासी मौत हो जाएगी अगर पीपल्स पार्टी मैं कह रहा हूं जरदारी साहब। कि पीपल्स पार्टी को इस सौदे में घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान है, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये जैसे मैंने वो पहले कहा कि थोड़ी बहुती में जो फायदा हुआ है उससे भी नहीं होगा। तो ये मौलाना फजल रहमान, देखिए मौलाना फजल रहमान जमहूरियत की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ के तहत वो वजीर आजम बनना चाहते थे या नहीं? MMA की हुकूमत परवेज मुशर्रफ के दौर में फ्रंटियर में जो उनको तकवीयत मिली, जो ये पावरफुल फोर्स फ्रंटियर की पॉलिटिक्स में ये बने, ये मुशर्रफ की छतरी के नीचे थे। वहां पे अकरम खान दुरानी कब चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर का बना था, KPK का? मुशर्रफ के नीचे। तब जमहूरियत याद नहीं आई, वजीर आजम बनने के लिए तैयार थे और उनको अरमान था कि शौकत अजीज क्यों वजीर आजम बना है, अगर फौजी हम पे हाथ रखते तो मैं बेहतर वजीर आजम बन सकता था। सर अगर एहतसाब का अमल शुरू होता है और एक पार्टी की तरफ जाता है तो दूसरी पार्टी भी इवेंचुअली उसकी जद में आ जाएगी। सर जद में पीपल्स पार्टी तो जद में है ना, पीपल्स पार्टी तो जद में, लेकिन आसिफ अली जरदारी पीपल्स साहब ने पार्टी जद में है रेंजर्स और फौज के एक्शन से। नवाज शरीफ साहब जद में है कुदरत के अहकामात की वजह से। वो फौज ने पनामा लीक्स तो नहीं बनाए ना, तो उसमें क्या वो कर सकते हैं? एक की तरफ फौज की तोपें हैं और दूसरी तरफ वो है ही नहीं, तो उनको क्या वो मिलेगा? वो तो हम पनामा ये जो सालिसी जो ट्रायंगल हमें नजर आ रहा है लंदन में, देखते हैं कि मुफाहमत की कितनी गुंजाइश निकलेगी। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खित्ते में जो तेजी से बदल रही है सूरत हाल, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर बात की जाए सुपर पावर की, तो जब भी जंगें करती हैं तो वो छोटे ममालिक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। 1980 में हमने देखा रशिया के खिलाफ, फिर 2001 में हमने देखा कि पाकिस्तान इत्तेहादी बना। उस जंग के खिलाफ, दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जो उसकी अपनी नहीं थी, और अब जो खित्ते में सूरत हाल तब्दील हो रही है, तो क्या ये किसी और मुल्क के लिए वेव्स चलाई जा रही है? डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा, ये जो मैंने थोड़ा सा लिंक दिया, तो ये जो वेव्स चलाई, जो कंटेन करने की जो एक पॉलिसी अमेरिका की है, दुरुस्त का शायद जो आलमी सियासत में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं, बड़ी बड़ी चेंजेस आती हैं, जिनको आपने सुपर वेव्स का, सुपर वेव्स जो हैं वो सुपर पावर्स लेके आती हैं, और छोटी छोटी ताकतें जो हैं पाकिस्तान या इंडिया जैसी, वो फिर या तो इस वेव का हिस्सा बन जाती हैं या उनको माइल कर लिया जाता है या वो मजबूर हो जाती हैं उसका हिस्सा बनने में। जो पहली वेव का आपने जिक्र किया वो कंटेनमेंट ऑफ रशिया की वेव थी। अमेरिका की खारजा पॉलिसी का उस वक्त 1980 में एक गोल था कि रशिया जो फैल रहा है उसको किस तरह रोकना है। तो उस कंटेनमेंट ऑफ रशिया की जो वेव थी, जिसको अमेरिका चला रहा था, पाकिस्तान उसका हमायती, उसका इत्तेहादी बन गया, और 10 साल हम अमेरिका के इत्तेहादी रहे, और रशिया को रोकने की जो कोशिश है अमेरिका की, उसमें हम उसके साथी थे। फिर 2001-2016 तक वो दहशतगर्दी, वॉर एंड टेरर का काम शुरू हो गया। वहाँ भी पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं वो इत्तेहादी रहे हैं, और 10-15 साल जो है हमने उनके हमायत के साथ इस जंग को लड़ा है। अब लग रहा ऐसे है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के हवाले से एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कि उभरता हुआ चाइना जो है उसको किस तरह रोकना है, और उसका हिस्सा ईरान, उसका हिस्सा इंडिया भी बन रहा है। अमेरिका इंडिया के साथ बेशुमार मुआहदे कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदे कर रहा है। फिर अमेरिका, जापान और इंडिया भी आपस में इनके मुआहदे हो रहे हैं, और एक किस्म का चाइना को इनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है कि चाइना को बढ़ने से रोका जाए। इस सारे नक्शे में एक तो पाकिस्तान समझ नहीं आ रहा कि कहाँ होगा। एक तो हमारे जो वजीर खारजा हैं वो लंदन में बैठे हैं, उनके अपने बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको याद साहब वो पैनामा वायरस के नाम से कह रहे हैं। तो हमारे पास एक तो सोचने वाला कोई नहीं है इस वक्त, नक्शे में हम कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फ्यूचर कौन हमारा डिटर्मिन करेगा, किस डायरेक्शन में हम जाएंगे, ये बहुत बड़े सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। ठीक है अयाज साहब, अभी मुआहिदा भी हुआ है अफगानिस्तान का, ईरान का और भारत का, तो इस सिनेरियो में आप इस मुआहिदे को किस तरह देख रहे हैं? क्या ये मुआहिदा वाकई दुनिया से रवाबत के लिए, जैसे मोदी साहब ने फरमाया और हसन रूहानी ने ये भी कहा, ये बहार मंसूबा है ये?
नहीं, पर क्यों ना उनको वो एक बीच जो मुल्क आता है जो मुहैया कर सकते हैं कम्युनिकेशन, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने तहैया किया हुआ है कि ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जहनों पे सवार है हिंदुस्तान, हमने हिंदुस्तान को एक्सेस नहीं देनी। तो और जब आप एक चीज़ करते हैं तो आपके जो दूसरे बदे मुकाबल होते हैं या हरीफ होते हैं वो फिर अपनी ऑप्शंस देखते हैं कि उनके हाथ क्या है। जब आप गवादर कर रहे हैं, सी पैक जो है, हमारी ज़बानें नहीं थक रही वो बोल बोल के, तो औरों ने देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। अफगानिस्तान आपसे नाला है, ईरान जो है वो यहाँ पे उनके सदर आते हैं तो यहाँ पे अभी तक होते हैं और एक ISPR एक ट्वीट कर देती है। जैसे चौधरी निसार को नहीं पता कि मेरा अपना काम क्या है और मुझे किस पे रायज़नी करनी चाहिए, ISPR का क्या काम है कि ईरानी सदर के मसले पे एक ट्वीट कर दे कि जी ये भी कहा गया था मीटिंग में आर्मी चीफ के साथ कि ईरानियन सॉइल यूज़ हो रही है। ईरानी सदर को कहना पड़ा कि जब भी पाकिस्तान से बेहतरी के इम्कानात पैदा होते हैं तो अवामिल आ जाते हैं जो इस प्रोसेस को सैबोटाज करते हैं। मतलब कोई अकले कुल कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। हम कैसे कैसे तमाशे करते हैं। अब जो हमारे लिए प्रॉब्लम हुआ है ये जो मुल्ला अख्तर मंसूर का है जी। जो हमने भांडा अफगान पॉलिसी का सर पे उठाया हुआ था, वो तो क्या वो कहते हैं बकौल शख्स से वो बीच चौराहे में आके टूट गया। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या करें। हम जब तक थोड़ी अपने जहनों को दो चीज़ों से लिबरेट नहीं करेंगे, एक हिंदुस्तान हमारे इसाब पे बैठा हुआ है, हम कोई मसले का डिस्कस नहीं कर सकते जब तक हम हिंदुस्तान को बीच में ना लें। एक हम पता नहीं असरो रसूख जताने के लिए अफगानिस्तान के लिए हमने क्यों ठेका ये लेके दिया है। पिछले 30 साल से ये जो है हमारी मफरूज़े जो थे, पॉलिसी जो है वो उसकी बैंकरप्सी साबित हुई है कि जी हमने वहाँ पे असर करना है, ये करना है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं। आप चाचे लगते हैं उनके तालिबान के, हम उनको मेज़ पे लेकर आएंगे। जब आप कहते हैं कि मैं फलाने आदमी को मेज़ पे ले आऊँगा, इसका मतलब है या आपकी उनके साथ यारानी है या दोस्ती है, ये कोई रवाबित है। दुनिया आप पे पिछले 20 साल से इल्ज़ाम लगा रही है कि आप यहाँ डबल गेम खेल रहे हैं। आप अपनी ज़बान से इतराफ़ करते हैं कि हम डबल गेम खेल रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पे ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान तीनों हमारे हमसाया मुल्क हैं, वो तीनों इकट्ठे बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया कह रहा है कि $500 मिलियन चाबहार की पोर्ट में लगाएंगे। सर यहाँ पे इंडिया के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसने अफगानिस्तान को बेचनी है? अफगानिस्तान के पास कोई एक्सपोर्ट करने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसने इंडिया को बेचनी है? सर ये सारा, इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो कोई नज़र नहीं आती है। सर देखिए, ये तो पाकिस्तान को एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान और इंडिया में ट्रेड है, ये नहीं है। सर अफगानिस्तान के पास ना कुछ बेचने के लिए है, अफगानिस्तान के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इंडिया के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया को, अफगानिस्तान को बेचे? सर आप काबुल में जाएं, जो आप बसें चल रही हैं वो हिंदुस्तानी बसें हैं। बहुत सारा जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है हिंदुस्तान वहाँ पे कर रहा है। पैसे देने पड़ रहे हैं ना इंडिया को। ट्रेड का मेरा मकसद ये था कि जिससे दोनों मुल्कों का फायदा होता हो, म्यूचुअल इंटरेस्ट। एक जब आप एक्सेस इंडिया को दे नहीं रहे, ना अफगानिस्तान को दे रहे हैं। आप बात करते हैं कि सेंट्रल एशिया के लिए हमें एक्सेस चाहिए थ्रू अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान को आप एक्सेस नहीं देंगे। ऐसे नहीं, जो भी हमारे रिजर्वेशंस हों, पर अगर आप ऐसे इस किस्म की पॉलिसी करेंगे तो आपके साथ जो मुल्क हैं वो फिर आप अपने ऑप्शन से एक्सप्लोर करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वन बेल्ट वाली जो थ्योरी है ये तो इवेंचुअली सेंट्रल एशिया में और इवेंचुअली यूरोप तक जानी है। सीपेक का जो मामला है उसकी जो एक्सटेंशंस हैं, जो उसकी ब्रांचेस निकलेंगी। इंडिया का ट्रेड जो है वो तो कहीं हमसे ज्यादा है। सर अफगानिस्तान के साथ तो नहीं है ना? ठीक, अफगानिस्तान के साथ बहुत है उनका। यहाँ सब मदद देते हैं, उनकी एड जाती है, पैसा वहां देते हैं। मदद देते हैं तो अफगानिस्तान यही चाहता है। अब अफगानिस्तान चाहता है कि उसे खुले बॉर्डर्स मिले। तो सर अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान के ताल्लुकात सिर्फ इसी वजह से इंडिया बनाना चाह रहा है कि पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचा सके। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने बॉर्डर बंद करेंगे तो दूसरे और रास्ता ढूंढ लेंगे। पाकिस्तान को तकलीफ भी पहुंचे और सीपैक जो है वो बहुत से मुल्कों की आंखों में भी खटक रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी जो है वो सफारत
सफारती तौर पर जो है कलीदी किरदार अदा करने की जरूरत है, अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करने की जरूरत है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने TORs पेश कर दिए हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यही है कि एक तो पनामा लीक्स का मामला पार्लियामेंट में पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज था, फिर सुई वहीं अटकेगी कि जो TORs पेश तो किए लेकिन उस पर कोई आगे बात। शायद 14 दिन है टोटल में, आज एक दिन खत्म हो गया, यानी कि 7% टाइम जो इनको अलॉटेड है वो आज खत्म हो गया। आज इन्होंने दो काम किए। पहले तो दोनों पार्टीज ने अपने अपने TORs तहरीरी शक्ल में पेश कर दी, जो पहले ही हम सबको पता है कि क्या है, शाया भी हो चुके हैं। दूसरा, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि फ्री कैन में कोई सरबराह नहीं होता। ये दो काम हुए आज, 7% टाइम निकल गया और अभी तक कुछ मामला, अभी तक इस कमेटी के अपने TOR जो हैं कि ये कमेटी ऑपरेट कैसे करेगी वो नहीं बन पा रहे हैं। तो मामला किसी सूरत किसी तरफ नजर नहीं आता जाता हुआ। इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है, आपको लग रहा है कि जो टाइम दिया 2 हफ्ते का अचीव कर लेंगे ये? देखिए, जब तक ये पनामा लीक्स वाला मसला हुकूमत के जहन पे रहे तो ये डेडलॉक ना टूटेगा, ना हुकूमत फंक्शन करेगी, और ये जो हमें तातुल नज़र आता है कौमी अमूर में, हुक्मरानी में, तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बर्गर खा रहे हैं, जा रहे हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान को आपने आज रुतबा अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बड़े लीडरों का दे दिया, वो भी बड़े लीडर बन गए हैं। तो जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा हम इस दलदल से नहीं निकलेंगे, और गवर्नमेंट जो है इसका काम करने की सलाहियत बहाल नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर जो है, जैसे वो एक आप शिकार में जब कोई मरता नहीं है लेकिन वो स्ट्रिकन हो जाता है, उसको वो लगती है हुकूमत की हालत इस वक्त ये है। तो इसमें अगर कोई विजडम दिखाएं, कोई दानिशमंदी दिखाएं और कोई अग्री करें। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया शाह महमूद साहब, 2 हफ्ते का टाइम दिया। आज सिर्फ आपने एक बात की कि सरबराह नहीं होना चाहिए, और TORs दोनों ने, अपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी दे दिया। ये कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ भी नहीं, इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है ये? देखिए, पहली मीटिंग थी और पहली मीटिंग में मॉडलिटीज पर गुफ्तगू हुई है, और ऐसा ही होता है कि आप बैठ के अपना तरीकाकार तय करते हैं, जो हमने किया। और कल का इजलास है, इंशाल्लाह कल सुबह बैठेंगे और तफसीली गुफ्तगू भी होगी। हमने अपना नुक्ता नजर आज पेश कर दिया। हमारे TORs हैं जो मुत्तफिका बने हैं, ऑपोजिशन के TORs हैं, हमने हुकूमत की खिदमत में पेश कर दिए हैं और कहा कि देखिए आप इनका मुताला कीजिए, पढ़ लीजिए, आपके जो जो एतराजात हैं इन पर आप निशानदही कर दें, आप इसमें रखना क्या चाहते हैं, आप निकालना क्या चाहते हैं, तो हम उस पर आपके साथ बात कर लेंगे, या हम आपको कायल कर लेंगे या आपसे कायल हो जाएंगे, ताकि कोई एक वर्किंग ड्राफ्ट तो हो, एक वर्किंग पेपर तो हो। हमारे जो TORs हैं वो बतौर वर्किंग पेपर के आप कबूल फरमा लें, क्योंकि जो आपके TORs हैं हमें उन पर इतराज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उन पर कुछ एतराजात लगाए और वो समझते हैं कि वो नाकाफी थे, या उनकी राय में उन्होंने उनको एंटरटेन नहीं किया। लेकिन हम फिर भी उन पर देखने को तैयार हैं, हम उनको एज अ वर्किंग पेपर एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, ताकि बात आगे बढ़े और कोई सामने कुछ कोई पेपर तो हो जिसकी बुनियाद पर हम एक दूसरे को कायल कर सके। सर, आपके TORs तो पिछले कुछ हफ्तों से मंजर आम पे हैं, वो ज़रूर हुकूमत के लोगों ने भी पढ़े होंगे। तो आज जो एक दिन पूरा निकल गया, उसमें कोई डायरेक्शन नज़र आती है आपको कि कोई सिमत इख्तियार कर रही है ये कमेटी, यानी कि सरबराह भी नहीं होगा इस कमेटी का? अर्जी है कि डार साहब ने सबके सामने कहा कि उन्होंने मिनिस्ट्री लॉ से जाहिद आबिद साहब से एक सरसरी सी ब्रीफिंग ली थी, लेकिन तफसील से उन्होंने हमारे TORs नहीं पढ़े थे और उनको पढ़ने का वक्त चाहिए। हमने कहा बिस्मिल्लाह लीजिए वक्त। तो सर कितना वक्त उन्होंने मांगा? वो पहले पढ़ेंगे, कल दोबारा से सेशन होगा सुबह से? कल सुबह 11 बजे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज बता दीजिए कि आज का सेशन पहला दिन शुरू हो गया, अब बाकी 13 दिन रह गए हैं आपके पास। ये 2 हफ्ते की मोहलत है ना, तो फिर आप उस हिसाब से लगा लीजिए कि आप उसको अगर काउंट डाउन करना है तो फिर 14 कह लीजिए।
تو اب کمیٹی کا سربراہ کوئی نہیں ہوگا, یہ اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا ہے جی. اور ووٹنگ کے حوالے سے کچھ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی آپ کسی نتیجے پہ کسی کمپرومائز پہ نہ پہنچ سکیں تو ووٹنگ وغیرہ 12 ممبران کس طرح کریں گے؟ کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی, اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی, اس کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا. اس پہ اگر پیش رفت ہونی ہے تو اتفاق رائے سے ہوگی, اور اگر کنسنسس نہیں بنتا, اتفاق رائے نہیں بنتا, تو پیش رفت نہیں ہوگی. تو کوئی نئے آرڈیننس پر بھی بات ہوگی؟ جی کسی نئے آرڈیننس پر بھی بات ہوگی؟ دیکھیے, تو اب گفتگو کے جب آغاز ہوگا تو سامنے جو چیزیں آئیں گی تو پھر میں کامنٹ کر سکوں گا. ابھی تو میں ہوا میں بات نہیں کر سکتا. شاہ صاحب, گورنمنٹ اب تک تو ٹال مٹول کی پالیسی پہ چلتی رہی ہے, آپ کا کیا پرسپشن, فیلنگ آج کیا تھی کہ گورنمنٹ سائڈ پہ کچھ ایگرنس, کچھ کیننس ہے کہ یار اس مسئلے کو نپٹایا جائے اور ہم کوئی اگریمنٹ کی طرف جائیں؟ ایاز صاحب, آپ کی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے, اور میں بھی بحیثیت ایک ممبر کے چیزوں کو نوٹ بھی کرتا ہوں, باڈی لینگویج بھی دیکھتا ہوں, الفاظ کا استعمال بھی دیکھتا ہوں, طریقہ کار بھی دیکھتا ہوں. لیکن کیونکہ ابھی بات کا آغاز ہونا ہے تو میں پہلے نہیں چاہتا کہ میں اپنی رائے دے دوں. دیکھیے, آغاز کریں, ہم سنجیدہ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سنجیدگی سے معاملہ آگے بڑھے اور یہ ہماری جو نشستیں ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں. سر, یہ کیا درست ہے کہ خورشید شاہ صاحب اور ایاز صادق صاحب بھی آج کی میٹنگ میں شامل تھے؟ آج پہلی میٹنگ میں وہ بطور فیسیلیٹیٹر وہ تھے, لیکن کل کی میٹنگ میں وہ دونوں صاحبان نہیں ہوں گے. صرف 6 ان کے ہوں گے, 6 ہمارے ہوں گے. اچھا شاہ محمود صاحب, اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا آپ لوگوں کا تو پھر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا سڑکوں پر آئے گی, پارلیمنٹ میں جائے گی؟ ابھی میں ایک چیز جس کا ابھی آغاز ہونا ہے اس پر میں اپنی رائے کیسے دے سکتا ہوں. چلے, بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. دیٹس فیئر انف سر. ابھی کہہ رہے ہیں کہ 13 دن باقی بچ گئے ہیں, تو ابھی اس سٹیج پہ وہ کسی قسم کا کوئی رد عمل. لیکن شاہ محمود صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت کی نیت پر شک و شبہات ہیں, کیونکہ دو خواجہ جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں اس کمیٹی میں. اور پلس آج وہ بات نہیں کر رہے, آج بڑے محتاط طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی آبزرویشنز ہیں وہ دل میں, پر میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, تاکہ ہم نے وہ پروسیس ابھی شروع ہی کیا ہے اور ہم بڑے سنجیدہ ہیں اس میں کہ ہم کسی پیش رفت کر کے. پورے دن کی کاروائی میں صرف یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں کہ دونوں نے ایکسچینج کر لی ہیں ٹی او آرز. ایک پارٹی نے کہہ دیا کہ ہم نے ٹی او آرز آپ کے پڑھے نہیں تھے, ہمیں وقت چاہیے کہ ہم نے مزید پر اس کے اوپر غور و خوض کرنا ہے. پھر سربراہ, اچھا 12 ممبر کمیٹی جو ہے سر, ایک تو ویسے ہی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرنے سے فیصلہ کر نہیں پاتی, نہ صرف پاکستان میں, دنیا بھر کی کمیٹیز کا یہ حال ہے. اب یہاں پہ 12 ممبران ہیں, 6 اپوزیشن اور 6 حکومت. دیکھیے, ڈیپینڈ کرے گا کہ سگنل جو ہے گورنمنٹ سائڈ کو میاں نواز شریف سے کیا آ رہا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں تو 14 دن جو ہے کم ٹائم نہیں ہے, اس میں ہو سکتے ہیں, 1 ہفتے میں ہو سکتے ہیں کہ ہاں بھی ایسے کریں. لیکن اگر نیت وہ ہے اور ڈر ہے کہ ہم اگری کریں اور آگے جائیں اور ہم پھنس جائیں گے, تو پھر آپ 14 دن کے بجائے آپ 3 مہینے بھی آپ دے دیں, پھر بھی اگریمنٹ نہیں ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب, کچھ لگتا ہے آپ کو یہ جو ٹی او آرز اب اپوزیشن نے دیے اور حکومت نے دیے وہی پرانے والے یا کچھ نئی چیزیں بھی, یہ چیز سامنے کوئی آئی نہیں؟ ابھی میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ لکھے لکھائے جو پرانے ٹی او آرز ہیں وہ دونوں نے ایکسچینج کر لی ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ تحریری ٹی او آرز ایکسچینج ہوئے, وہ تو پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کے علم میں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. اور ان دونوں ٹی او آرز میں جو ڈفرنس ہے, جو خلیج ہے, وہ اتنی واسٹ ہے کہ ان کے اوپر کوئی کمپرومائز ہوتا ہوا مجھے دکھتا نہیں ہے ذاتی طور پر. اچھا ایاز صاحب, اب جو عمران خان صاحب کا جو باڈی لینگویج تھی اور جو پارلیمنٹ میں ہوا تھا, نواز شریف صاحب خطاب کر کے گئے تھے, یہی سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید پیپلز پارٹی کی انگلی پکڑی تھی. تو اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی تو پھر پی ٹی آئی کا آپ کو کیا لگتا ہے کیا کریں؟ دیکھیے, پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے پارلیمانی کمیٹی اس سے کیا نکلتا ہے, اور 2 ہفتے کوئی زیادہ وقت نہیں ہے. ہمارے کچھ ہی پروگرامز ہوں گے, رمضان آ جائے گا اور 14 دن جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر پرائم منسٹر یہ نہ فیصلہ زاہد حامد نے کرنا ہے, نہ خواجہ آصف نے کرنا ہے, نہ کسی اور نے وہاں پہ کرنا ہے, نہ ان کے وہ جے یو آئی کا جو ریپرزینٹیو ہے میاں نواز شریف نے, اور ان کے گرد جو 2-3 لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار ہمیں یہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے گلے میں پھندا ڈالیں یا نہ ڈالیں؟
کہ اور کوئی میرے پاس آپشن ہے یا نہیں ہے یا ہمیں یہی کرنا پڑے گا. وہ ڈیسیشن جو ہے میاں نواز شریف نے لینا ہے کہ ہم نے اس طرح جو ورکنگ پیپر ہوگا جس پہ بات ہوگی میرے خیال گورنمنٹ کے ٹی او آرز پہ نہیں ہوگی, جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں, کیونکہ وہ جیسے شاہ محمود بھی کہہ رہے تھے وہ سپریم کورٹ نے اتنے آبجیکشنز لگائے تھے گورنمنٹ کے ٹی او آرز پہ, اس پہ ہوگا. جو یہ کہہ رہے تھے ہاں بھائی اعتراض ہے آپ بتائیں کچھ اس کا یہ ہے لے دے, اس پہ ہوگی. لیکن سگنل جو زاہد حامد کو ملے گا اوپر سے ہوگا, اور دیکھنا ہے کہ لندن میں علاج ان کا کتنا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اور کیا وہ ذہن بنا کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا نہیں, یا ہم نے ڈٹ جانا ہے. اگر ان کا یہی ہوا کہ ہم نے ڈٹ جانا ہے پھر اس 14 دن میں سے کچھ نہیں. تو آج کے دن جو ہے وہ کمیٹی نے اپنے ٹی او آرز بنانے کی کوشش کی کہ اس کمیٹی نے آپریٹ کیسے کرنا ہے, اس کمیٹی نے آگے بڑھنا کیسے, کہ ورکنگ ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ورکنگ فارمولا کون سا ہوگا جو سامنے رکھ کے ہم آگے بات کریں گے کہ دیکھیے اس پہ اعتراض ہے, اس پہ آپ کا اقرار ہے, آگے ہم چلیں, اس پہ کیا ہم تو پہلا ڈیفرنس آج سامنے آیا کہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یہ تجویز دی گئی شاید کہ ایک سربراہ ہونا چاہیے اس کمیٹی کا, اور وہ اپوزیشن نے شاید رد کر دی کہ فریقین کے درمیان جس طرح 1977 کے بھی نیگوسیشنز میں جب پی این اے اور پیپلز پارٹی ہو رہی تھی کوئی سربراہ نہیں تھا, پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے اس میں, ذوالفقار علی بھٹو. ابھی ایاز صاحب دیکھیں گے نا کہ 13 دن ہے, 13 دن میں کتنی کمپرومائز ہوتا ہے اور کتنی باتوں پہ اختلاف سامنے آئے گا. ڈاکٹر فاروق آپ کا بہت شکریہ, ایاز امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے پان.